डॉक्टर जयकांत ने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध कस्बाई शहर में अकेले ही रहने का फैसला कर लिया था। ऐसी तन्हाइयों में वहां पूर्व प्रेमिका का अचानक मिल जाना उनके लिए बेहद सुखद था। चाहे परिस्थितियां बदल गई थीं, पर बीते वक्त की छाया वर्तमान पर पड़ रही थी। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी है पूर्व प्रेमिका। अंधेरा जब बहुत होता है तो कम उजाला भी कम नहीं लगा करता। इस कस्बाई शहर में डॉक्टर जयकांत ने अगर बहुत कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। खोया यह कि शहर के साधनहीन अस्पताल में उनकी पत्नी की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से हो गई। डॉक्टर होते हुए भी और अपने पास गाड़ी रखते हुए भी वह विवश हो गए। मौत ने वक्त नहीं दिया कि उसे बचा पाते। इससे मुंबई में बस गया उनका लड़का और दिल्ली में अपने पति के साथ रह रही लड़की बेहद नाराज है कि वह ऐसे वाहियात शहर में आए ही क्यों। अगर सरकार ने उनका तबादला कर ही दिया था तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। लखनऊ में सारे साधन मौजूद हैं, वहां मां को बचाया जा सकता था। पर उनका सोचना कुछ दूसरा ही है। उनका तबादला जानबूझकर दंड स्वरूप इस कस्बाई शहर में किया गया था। उनसे गलती यह हुई थी कि वह उस दिन एक आवश्यक ऑपरेशन कर रहे थे। जब किन्हीं मंत्री जी का बुलावा पहुंचा, उन्होंने अपने सहायक से कह दिया कि मंत्री जी को कक्ष में बैठा दे, ऑपरेशन के बाद ही उनसे मुलाकात हो सकेगी। हालांकि आने से पहले मंत्री जी ने फोन कर दिया था। उनकी नाक में कोई छोटी सी फुंसी हो गई थी जिसे वह निकलवाना चाहते थे। जयकांत ने कह दिया था कि आ जाए, देख कर निकाल दूंगा, पर तब तक एक गोली लगा व्यक्ति आपात कक्ष में आ गया, जिसका तुरंत उचित इलाज शुरू न किया जाता तो वह मर सकता था। प्रदेश के एक मंत्री को प्रतीक्षा करवाना ही बस कयामत हो गया। पौन घंटे बाद जब डॉक्टर जयकांत टाँके लगाकर ऑपरेशन कक्ष से निकले और अपने कक्ष में पहुंचे तो मंत्री जी एकदम बरस पड़े। तू अदना सा डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है? जानता है मैं कौन हूं? प्रदेश की सरकार, प्रदेश का भाग्य विधाता, करोड़ों लोगों का मालिक, उनका माई बाप। आदत के अनुसार वह मुस्कुराए। जरूर होंगे माई बाप, मुझे इससे कहाँ इनकार है। आप कृपया क्रुद्ध न हो, शांति से बैठें। अभी आपकी नाक की फुंसी देखता हूँ। मुझे नहीं दिखानी अब कोई फुंसी वुंसी। मुझे अब तेरे जैसे नालायक डॉक्टर को सबक सिखाना है। ऐसी जगह तेरा तबादला करवाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। बलबलाते हुए क्रुद्ध मंत्री जी कक्ष से बाहर निकल गए। सीएमओ साहब दौड़े हुए आए। आपको मंत्री जी को पहले देखना चाहिए था। जयकांत ने अपनी समस्या बताई तो वह बोले, आपको यह बताने की जरूरत है कि देश में एक साधारण आदमी की जान बचानी जरूरी नहीं है। वीआईपी को सबसे पहले देखना चाहिए। ये लोग नाराज हो जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। साधारण आदमी नाराज होकर हम ताकतवर डॉक्टरों का क्या बिगाड़ लेगा? सर, यह आपकी सोच हो सकती है, डॉक्टर जयकांत बोले। मैं ऐसे नहीं सोचता। मेरे लिए मेज पर बेहोश पड़ा मरीज सिर्फ मरीज होता है, न वह साधारण होता है न वीआईपी। मंत्री जी वे वजह नाराज हुए हैं। परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपको यहाँ का बड़ा सर्जन माना जाता है। अगर कहीं ऊट पटांग जगह तबादला कर दिया तो आपकी प्रतिभा को जंग लग जाएगा। आप कुछ ही दिनों में सब भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ करने को ही नहीं मिलेगा। इस प्रदेश में इतने साधनहीन अस्पताल हैं कि बिजली तक नहीं मिलती। गैस की लालटेनों में ऑपरेशन करने होते हैं। वहाँ आपात कक्ष में ऑक्सीजन का सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं होता। मरीज बेमौत मरता है। जयकांत मुस्कुरा दिए थे। मैं तबादले से आतंकित नहीं हूँ सर। जहाँ भेज देंगे वहाँ चला जाऊँगा। रहूँगा तो सर्जन ही, चपरासी तो नहीं बना देंगे। अगर बना भी देंगे तो भी रहूँगा तो आदमी ही, कोई जानवर तो बनने से रहा। आप समझ नहीं रहे, बीवी बच्चों का सवाल है। हम लोग उम्र के उस दौर में पहुंच गए हैं जब हमें भी किसी दिन आपात चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है।
ऐसे अस्पतालों में हम भी साधनहीनता के शिकार हो सकते हैं। लेकिन जयकांत भी जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जैसे ही तबादले का आदेश आया, चुपचाप सामान पैक किया और यहाँ चले आए। पत्नी और बच्चों ने एतराज किया और कहा कि इस्तीफा दे दें, पर वह माने नहीं। वह सत्ता मद में चूर एक अहंकारी मंत्री के गलत फैसले की चुनौती को बिना किसी हिचक से स्वीकार करने का मन बना चुके थे। लड़का मुंबई में एक व्यापारिक संस्थान में ऊंचे पद पर था। उसकी उन्हें अब चिंता नहीं थी। लड़की की शादी पिछले साल कर चुके थे और दामाद का अपना नर्सिंग होम था। दामाद ने ही कहा था, यहाँ दिल्ली में चले आइए, अपने नर्सिंग होम से जुड़कर आप लाखों कमाएंगे। पर वह टाल गए। उन्हें लड़की दामाद के पास रहना कुछ जचा नहीं। सोचा, रिश्तों में एक दूरी, एक पर्दा बीच में रहना ही चाहिए। पत्नी काफी नाराज थी, बल्कि तनावग्रस्त भी। आप अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते, यह आपकी बुरी आदत है। सवाल आदत का नहीं, सही और गलत का है, वह बोले। एक मंत्री का जीवन भी महत्वपूर्ण हो सकता है, पर उसकी छोटी सी समस्या किसी सामान्य आदमी की जान से अधिक बड़ी हरगिज नहीं हो सकती। यह मंत्रियों को भी समझना चाहिए। आखिर वे इन्हीं साधारण लोगों के वोट से जीतते हैं और मंत्री बनते हैं। वे मालिक नहीं हैं। भाग्य विधाता होने का उन्हें झूठा गर्व है। मैं उनकी उतनी ही परवाह करूंगा जितनी एक साधारण मरीज की। उनकी पत्नी इसी जिद का शिकार हो गई। एक रात रक्तचाप बहुत बढ़ गया। जितनी दवाएं वहां उपलब्ध हो सकती थीं, सबका सहारा लिया, पर वह कुछ नहीं कर पाए। लड़की दामाद को खबर की। वे गाड़ी से दवा लेकर दिल्ली से चल भी दिए, पर जब तक यहाँ पहुँचे, ब्रेन हेमरेज से पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। लड़का और लड़की इस घटना से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे लगभग संबंध ही तोड़ लिए। पर एक अच्छाई यह हुई कि इस छोटे से कस्बाई शहर में जनता का उन्हें बेहद प्रेम और विश्वास मिला। वह हर वक्त मरीजों को उपलब्ध रहते। अपने सीमित सरकारी साधनों के बावजूद वह जिसकी जितनी मदद कर सकते थे कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वह शहर के इने गिने लोगों में गिने जाने लगे। हर जगह लोग उन्हें अपने आयोजनों में विशेष अनुरोध के साथ बुलाया करते थे। डॉक्टर जयकांत रिटायर होने वाले थे। उन्होंने जब यह फैसला किया कि वह इसी शहर में बसेंगे और यहीं अपने लिए एक छोटा सा बंगला बनवाएंगे, तो लड़की, दामाद और लड़के ने बहुत विरोध किया, बल्कि उन्हें खफ्ती और पागल तक घोषित कर दिया। पर वह माने नहीं। उन्होंने कस्बे के सबसे अच्छे क्षेत्र में बड़ा सा प्लाट लेकर अपना छोटा सा बंगला बनवाना शुरू कर दिया। बंगला बनवाने में शहर के लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा था, जिससे जो काम कह देते वह खुशी खुशी उसे करने लगता। इसी सिलसिले में उन्हें अक्सर पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। बंगला बनवाने में पैसा काफ़ी खर्च हो रहा था। हालांकि उसमें वह सिर्फ 4 कमरे बनवा रहे थे, बाकी सारी जमीन बगीचे के लिए छोड़ रहे थे, जिसमें वह अपने मनपसंद पेड़ पौधे लगाने की योजना बना रहे थे। एक दिन जब वह बैंक से पैसा निकालने पहुंचे, तो मैनेजर के कक्ष में किसी महिला को बैठे देख चौंके। फिर सोचते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गए। चेक देकर टोकन ले लिया। उन्होंने संकोच के बावजूद क्लर्क से पूछ लिया, कोई नई मैनेजर आ गई है क्या? जी, क्लर्क ने कहा। कोई श्रीमती मीना जी हैं, लखनऊ से यहाँ काले पानी की सजा भोगने के लिए भेजी गई हैं। श्रीमती मीना, लखनऊ, ये 2 शब्द देर तक उनके दिमाग में बसते रहे। न जाने किस अज्ञात शक्ति से संचालित होकर वह अपने आप ही मैनेजर कक्ष में पहुंच गए। आपको किस अपराध के लिए काले पानी की सजा दी गई है जो यहाँ भेजा गया है? वह सामने बैठी महिला की तरफ देखकर बोले। महिला के बगल में खड़ा चपरासी कुछ रजिस्टरों में दस्तखत करवा रहा था। जब महिला ने नज़र ऊपर उठाई तो सहसा चौंक गई। अरे, आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? वह मुस्कुरा रहे थे। मीना ने रजिस्टर चपरासी की तरफ खिसका दिए। बाद में लेकर आना, साहब से बातें करनी है। उसने उठकर उनका स्वागत किया
और बगल में पड़े गद्दे वाले सोफे पर बैठाया। आप तो पहले हाँ था वहाँ, पर एक मंत्री जी नाराज हो गए तो यहाँ भेज दिया गया। तब से सरकार मुझे भूल ही गई और मैंने भी कोई कोशिश नहीं की कि यहाँ से कहीं और भेजा जाए। अब यही मकान बनवा रहा हूँ, उसी के लिए पैसा निकालने आता रहता हूँ। आप कब आईं? बस सप्ताह भर समझ लें। मीना मुस्कुराई। काले पानी की सजा इसलिए भुगतने को राजी हुई कि हमने भी लखनऊ में एक मकान लिया है। उसकी किस्तें चुकानी कठिन हो रही थी। तरक्की की शर्त यह रखी गई कि इस कस्बाई शहर में आना पड़ेगा, सो चली आई। जगह इतनी बुरी नहीं है जितनी बदनाम है, डॉक्टर जयकांत बोले। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बस छोटी जगह होने से छोटे छोटे नेताओं का भी रोजमर्रा के कामों में दखल रहता है। वैसे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं तो यहाँ आने से पहले बहुत डर रही थी। अब तक कई बार तरक्की लेने से इनकार कर लखनऊ डटी रही। पति और बच्चे वही थे, इसलिए कहीं और जाना नहीं चाहा। पिछले दिनों एक मकान खरीदा तो पैसे की कमी पड़ गई। बच्चे सब बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्च है, कैरियर का सवाल है, पढ़ाई रुक नहीं सकती। मजबूरन तबादला स्वीकार किया। तनख्वाह बढ़ गई तो किस्तें आसानी से चुका सकूंगी, मीना बोली। पति और बच्चे भी इस जगह के नाम से डरे हुए थे। सबका ख्याल था यह बहुत बुरी जगह है, यहाँ कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। दिन रात चोरियां, डकैतियां, हत्याएं, बलात्कार होते रहते हैं। मैं भी सुनती रहती थी। यहाँ कहाँ रह रही हैं? डॉक्टर जयकांत ने पूछा। इस बैंक के पिछवाड़े ही बैंक मैनेजर के लिए 3 कमरों का एक फ्लैट है, उसमें रह रही हूँ। अभी तक तो सब ठीक निभ रहा है, आगे देखा जाएगा। वह हंसी। बच्चे और पति अक्सर रात को फोन कर पूछते हैं सब ठीक है ना, और मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि सब ठीक है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी सब ठीक रहेगा। डॉक्टर जयकांत हंसने लगे तो मीना ने उनसे टोकन ले लिया। आप यहीं बैठे, पैसा यहीं मंगवाए देती हूँ, कहकर चपरासी के लिए घंटी दबाई। चपरासी के आने पर उसे टोकन पकड़ा दिया। साहब का पैसा यहीं ला कर दो। कुछ देर मौन रहने के बाद डॉक्टर जयकांत बोले, तुम बिल्कुल बदली नहीं मीना। इतने बड़े बच्चे हो गए और तुम ज्यों की त्यों हो। वह ना जाने क्यों आपसे तुम पर उतर आए थे। मीना का चेहरा सुर्ख हो गया। अपनी नहीं कहेंगे आप, वैसे ही हैं जैसे 20-25 साल पहले थे। हमारे बनते हुए मकान पर आप कब चलेंगी? जयकांत बोले। जब कहें, गाड़ी लेकर लेने आ जाऊंगा। विषय टालने के लिए मीना ने बच्चों और पत्नी की जानकारी लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर जयकांत ने सब बता दिया। पत्नी की मृत्यु की बात सुनकर उसे भी धक्का लगा। तब भी आप इस जगह को अच्छा बता रहे हैं? इस मनहूस जगह ने तो आपकी गृहस्थी उजाड़ दी। मीना, तुम तो मेरी तरह ही विज्ञान की छात्रा रही हो। हम विज्ञान वाले लोग इन दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं रखते। कोई जगह मनहूस नहीं होती। आखिर इस जिले में भी लाखों लोग रहते हैं। मनहूस होती तो अब तक सब मर गए होते। वह हंसते रहे। हाँ, यहाँ के अस्पतालों में साधन कम है। बाजार में जरूरी दवाएं हर वक्त उपलब्ध नहीं रहती। इसी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें इस जगह का क्या कसूर? बल्कि यहाँ मुझे दूसरे शहरों की अपेक्षा ज्यादा अपनापन मिला। अपनापन मिला? मीना चकित हुई। क्या कह रहे हैं आप? हमने तो सुना है यहाँ का एक गुंडा नेता बहुत बदतमीज है। किसी भी अफसर का सरेआम अपमान करना उसकी आदत में शामिल है। किसी मंत्री जी का नज़दीकी है। वह सब अपनी जगह है, जयकांत बोले। वह नेता अक्सर मेरे पास आते रहते हैं, मैं उनके काम करता रहता हूँ, बहुत खुश हैं। नागों को बस में करने का हुनर सपेरों को आना ही चाहिए। वह जोर से हंसे। तुम जरा भी परेशान मत होना, जब तक मैं हूँ तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, सिवा आपके। मीना खुलकर हंसी। चपरासी पैसे ले आया था, जिन्हें उन्होंने हाथ में लिए बैग में रखा तो मीना ने कहा, गिन तो लीजिए। मीना ने मंगवाए हैं, गिनने की क्या ज़रूरत है? वह मुस्कुराए। तो बताइए, कब चल रही हैं?
हमारे मकान तक। मैं चाहता हूँ वहाँ आप जल्दी ही आएं, जिससे अगर कहीं कोई बदलाव समझ में आए तो उसे करवा सकूँ। कल शाम को ठीक रहेगा? मीना ने उनकी तरफ देखा। ठीक है, मैं 5 बजे यहीं से तुम्हें ले लूँगा, कहते हुए डॉक्टर जयकांत उठ खड़े हुए। दूसरे दिन शाम 5 बजे डॉक्टर जयकांत अपनी गाड़ी लेकर बैंक के सामने पहुँचे तो मीना सीधी अपने कक्ष से निकलकर उनके पास आ गई। पुरानी आदत नहीं गई आपकी? वक्त के पहले भी आप इतने ही पाबंद थे। वह उनकी बगल में बैठती हुई मुस्कुराई। कितनी दूर है? पूरे शहर को गाड़ी से पार करने में कुल 15 मिनट लगते हैं। बड़े शहरों जैसी दूरियां यहाँ नहीं है, न बस्तियों के बीच न दिलों के बीच। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर उन्होंने ठंडे का आदेश दिया तो मीना सकुचाई। इस पर वह बोले, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। अगर मीना जी का स्वागत न किया तो वह समझेंगी कि कैसा अव्यावहारिक व्यक्ति हूँ। घर लिवा ले गया और ठंडा गरम भी नहीं पिलाया। मीना, आज तक आपसे कभी कोई शिकायत कर पाई है जो आज करेगी? वह छेपती हुई मुस्कुराई। चलती हुई गाड़ी में डॉक्टर जयकांत ने टेप बजा दिया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मीना सुनते ही चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर लालिमा उभर आई। जयकांत ने टेप बंद कर दिया। रहने दो मीना, तुम सोचोगी पता नहीं क्यों यह गीत लगा कर तैयार रखा था, जबकि बहुत दिनों से सचमुच मैंने टेप बजाया ही नहीं। बीता हुआ समय कौन लौटा सकता है भला? मीना बोली। क्या नदी में बहते हुए पानी को लौटाया जा सकता है? बांध बनाकर उसे थामा तो जा ही सकता है। वह मुस्कुराए। खैर, यह सब छोड़ो, कुछ अपने बारे में बताओ। कहाँ रही, कैसी कटी जिंदगी? कुछ देर तक वह अपने बारे में बताती रही। आपसे शादी करना चाहती थी, पर माँ बाप राजी नहीं हुए। जाति बीच में बाधक बनी रही। हालांकि आप मेडिकल में आ गए थे। वे ललचा भी रहे थे कि लड़का अच्छा रहेगा, पर हिम्मत नहीं जुटा सके। अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं जयकांत, लोग उन कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ पाते। तुमने भी तो हिम्मत नहीं की। अगर करती तो आज मैं अकेला क्यों होता? पत्नी से शायद इतनी ही दूर का संबंध था। इस वक्त जब आदमी को औरत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं अकेला रह गया। आपको लड़के या लड़की के पास चले जाना चाहिए था। यहाँ बेकार मकान बनवा रहे हैं। अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं। लड़की व दामाद के पास रहना मुझे पसंद नहीं है। लड़के के पास मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है। व्यर्थ उसके पास जाकर उन दोनों के बीच बाधा बनूं। वे लोग कसमसाएं, यह मुझे आज नहीं तो कल खलने लगेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। बीमार पड़ जाए तो देख रेख को कोई घर का व्यक्ति तो होना ही चाहिए। मीना बोली तो वह एक पल को उसकी तरफ देख फिर सामने सड़क पर देखने लगे। घर का होकर भी कोई क्या कर लेता है? जब मौत आती है ना। मैं पत्नी के पास था और माना हुआ सर्जन हूँ मैं, पर कुछ न कर सका। हमारे सामने देखते देखते उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए यह सब सोचना व्यर्थ है। अपना अंतिम समय मैं लोगों की सेवा करते हुए बहुत शांति और संतोष के साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे जितना यहाँ के लोगों का प्यार मिला है वह मेरे लिए सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इस घनघोर अंधेरे में भी तो एक आध रोशनी होनी चाहिए मीना। वह मामूली रोशनी ही इस अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। जरा इन अंधेरे में डूबे लोगों की नज़र से इस सारी स्थिति पर सोचो तो तुम्हें इसका महत्व पता चलेगा। डॉक्टर जयकांत कहते रहे, आज लोग दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इस आपाधापी में दूसरों के बारे में कौन सोचता है? मीना मकान को देखकर उनके साथ एक जगह अधबने कमरे में बैठी थी। एक तरफ 2 दीवारें खड़ी थीं, दूसरी तरफ दीवारें नहीं थीं। आज ही क्यों? अपने बारे में तो लोगों ने हमेशा ही सोचा होगा, फिर भी कुछ लोग दूसरों के बारे में ही सोचते रहे, काम भी करते रहे। जरा सोच कर देखो, बुद्ध के बारे में क्या नहीं था उनके पास, लेकिन सब कुछ छोड़कर चले गए। कुछ ऐसा खोजने के लिए जिससे दूसरों का जीवन सुखी हो, शांति मिले। मैं यह नहीं कहता कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, कि शरीर की ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं,
कि आदमी को तपना चाहिए, अपनी इच्छाओं कामनाओं को मारना चाहिए, कि अपनी प्राकृतिक चाहत का गला घोंटना चाहिए। पर मीना, अपने शरीर के बाहर भी एक दुनिया होती है, जीवित लोगों की दुनिया, जिसमें हमारे तुम्हारे जैसे ही हजारों लाखों लोग होते हैं। उनके दुख दर्द बांट कर देखो कभी, उनके साथ हंसना और दुखी होना सीखो तो पता चलेगा जिंदगी वही नहीं है जो तुम अपने लिए जी रहे हो, वह भी है जो दूसरों के लिए जीने लगे हों। और उस दूसरी जिंदगी में ज़्यादा आनंद, ज़्यादा संतोष अनुभव होगा। मीना मुस्कुराती हुई उन्हें काफ़ी देर तक ताकती रही। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? सहसा उसने पूछा। अस्पताल में ही क्वार्टर मिला हुआ है। जैसे ही यह मकान बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ आ जाऊँगा। मीना उठकर खड़ी हो गई। चलिए, आज खाना आप मेरे साथ खाइए। आज नहीं कल, वह बोले। आज तो मैं अपने रसोइये से खाना बनाने के लिए कह आया हूँ। वह बनाना शुरू कर चुका होगा। मैं अन्न की बर्बादी में विश्वास नहीं करता। इस देश में लाखों करोड़ों को यह अन्न दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता। इस जीवनदायी अन्न की बर्बादी मुझे नापसंद है। कल सही, पर अपनी पसंद भी बताइए। मीना मुस्कराती रही। जो मीना को पसंद होगा वह मुझे भी पसंद होगा। वह हंसे। बस मिर्च मसाले मैं नहीं खाता। जयकांत जब मीना को वापस बैंक के क्वार्टर तक पहुंचाने गए तो कुछ पल उसके दरवाजे पर रुके रहे। मीना, लगता ही नहीं है कि हमारे बीच बरसों लंबा फासला रहा है। लगता है कल तुम मुझे विश्वविद्यालय में मिली थी और हम गोमती किनारे, शहीद पार्क और हजरतगंज में घूमते रहे हैं। क्वालिटी में आइसक्रीम, रंजना में चिकन और मैं फेयर में अंग्रेजी फिल्में। क्यों? गुजरे हुए समय को फिर से जीने का अपना सुख है। जाने क्यों आज बरसों बाद तुम्हारे साथ रही तो वह सब बरबस भीतर कहीं ताजा हो आया जो कभी हमारे बीच था। हालांकि उम्र के इस मोड़ पर आकर वह सब बेमानी हो गया है, पर लगता है बीता हुआ समय भी सही मायनों में कभी बीतता नहीं है। पत्नी के रहते हुए भी तुम कई बार याद आई और उसकी मृत्यु के बाद भी कई बार मन में आया तुम्हें खबर करूं, पर फिर सोचा न करूं। क्या लाभ, पता नहीं तुम्हारे पति और बच्चे क्या सोचें, इसलिए चुप रहा। ऐसा शायद मेरे मन में भी हुआ, मीना बोली। पहला प्यार लड़की कभी भुला नहीं पाती। सारी जिंदगी उसकी टीस भीतर बनी रहती है, एक महीन फांस की तरह दिल में गड़ी जब तक कसकती रहती है। पति और बच्चों के साथ जब जब मैं उन जगहों पर गई जहां तुम्हारे साथ घूमती रही थी, सच मानो तुम बहुत याद आए। लगता रहा कोई और संग नहीं है, सिर्फ तुम ही साथ हो। क्यों होता रहा ऐसा, मैं आज तक नहीं समझ पाई। सब्जी लेकर बैंक का चपरासी आ गया था। जयकांत और नहीं रुके, वह चले आए, पर सारे रास्ते मीना के बारे में ही सोचते रहे। क्या सचमुच अतीत मरता नहीं है? उसके कड़वे मीठे स्वाद जीभ पर हमेशा ताजा बने रहते हैं। यह मीना कौन है? एक बार जयकांत की पत्नी को मीना के पत्र अलमारी में रखे हुए मिल गए थे। डॉक्टर जयकांत ने उन्हें जानबूझकर बहुत छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। वे मुस्कुराए थे। मेरा अतीत और वर्तमान कौन है? पत्नी की भौहें तन गई थी। तुम? वह हंस दिए थे। विश्वास रखो, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। उसके माँ बाप मेरे साथ उसकी शादी करने को राजी नहीं हुए। हमारे बीच जाति की बाधा थी, इसलिए तुमसे शादी हो गई। क्या भरोसा कि वह आपका पीछा नहीं करेगी? पत्नी ने शंका की। क्यों करेगी, जबकि उसे पता है वह मेरी नहीं बन सकती। खासी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, क्यों अपने पाँव पर अपने हाथों कुल्हाड़ी मारेगी? आप जब जब उसके सामने पड़ेंगे उसके घाव हरे हो उठेंगे, पुराना दर्द फिर जीवित हो उठेगा। कसक कभी जाती नहीं जनाब। वह मुस्कराई। यह तो वक्त ही बताएगा। वह हंस दिए। तुमसे शादी की है तो ईमानदारी से तुम्हारा होकर रहूंगा। आदमी यदि गंगा में गर्दन तक धंस कर भी कसम खाए तब भी औरत को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पत्नी ने कहा था। दूसरे दिन शाम को वह मीना से बोले, पत्नी को
तुम्हारे मामले में कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने भी अपने पति को किसी तरह का संदेह नहीं होने दिया। हालांकि मन में अरसे तक मैं तुम्हारी बनी रही थी। मीना ने कहा, क्यों होता है ऐसा कि हम आसानी से अपने प्रिय दिन भुला नहीं पाते। पत्नी को मुझसे दूसरी शिकायतें रहीं, खासकर मेरे सोच को लेकर। उसके माता पिता ने एक डॉक्टर लड़के से उसकी शादी इसलिए की थी कि वह नाम के साथ साथ बहुत नामा भी कमाएगा। पर मैं सिर्फ नामे के पीछे नहीं भागा। जरूरतमंद लोगों का सही इलाज और सही ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में ही किया। दूसरे पैसा कमाऊ डॉक्टरों की तरह प्राइवेट नर्सिंग हाउसों से संपर्क नहीं रखा कि मरीज से कह देता कि वहाँ जाओ, वहाँ ऑपरेशन अच्छा करेंगे। लोगों ने तो मुझे बेवकूफ़ कहा ही, मेरी पत्नी और बच्चों ने भी मुझे खपती और सिर फिरा समझा। इसलिए मेरे पास पहले भी पैसा बहुत नहीं था, अभी भी नहीं है। तुम्हारे बैंक में खाता है, देख लेना। जो है बस इतना ही है, जीवन भर की कमाई। बैंक के पुराने कर्मचारियों से आपके बारे में पूछा था। बहुत सम्मान है आपका यहाँ। इस शहर में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह क्या कम है? मीना मुस्कराई। वरना कौन किसकी परवाह करता है। बैंक के लोगों का भी आपके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है। खाने के बाद वह कॉफ़ी लेते थे। मीना ने उनके लिए कॉफ़ी बनाई तो वे बोले, अब तुम कब आओगी मेरे साथ रात के भोजन पर? इस बस्ती में सबसे अच्छा एक ही होटल है, अपनी मीना को वही खिला सकता हूँ। होटल में क्यों, घर पर क्यों नहीं? मीना ने नयन नचाए। घर पर रसोइया जो खाना बनाता है वह अपनी मीना को खिलाना मैं पसंद नहीं करूँगा। मैं तो किसी तरह खाता हूँ, क्योंकि खाना है और पेट भरना है। आपके घर आकर मैं ही बनाऊं तब? मीना मुस्कराई। तब दावत का क्या लाभ? यहाँ भी तुम ही बनाओ और वहाँ भी तुम ही। यह भी कोई दावत हुई यार? वह यार कहकर स्वयं एक पल को झेप गए, पर जीभ से फिसला शब्द वापस तो आ नहीं सकता था। मीना कई पल उनकी तरफ देखती रही। उसकी नज़रों में वही पहले वाली चमक दिखाई दे रही थी। लगभग 2 सप्ताह तक मीना से उनकी मुलाकात न हो सकी। एक बार बैंक गए भी, पर उस दिन मीना अपने कक्ष में दिखाई न दी। उन्होंने पूछताछ नहीं की, क्योंकि बैंक में उन्हें सब जानते थे। सोचा पता नहीं पूछने का कौन क्या अर्थ लगाए। जब मीना मिली तो उन्होंने पूछा, कहाँ रही? लखनऊ चली गई थी, वह बोली। घर पर अभी सब कुछ व्यवस्थित नहीं हुआ है। हालांकि लड़की सब देखती भालती है, पर फिर भी बच्चों के चलाए घर नहीं चलते। यह क्यों नहीं कहती कि पति महाशय की जरूरत पड़ रही थी? वह शरारत से मुस्कुराए तो मीना बुरी तरह झिप गई। वह देर तक चुप रही, फिर बोली, आप डॉक्टर लोग उम्र का भी ख्याल नहीं करते। शरीर की सच्चाइयों को जानते हैं हम डॉक्टर लोग। वह उसी तरह हंसते रहे। और अगर यही बात मैं आपके लिए कहूँ तो तब भी सच होगा। वह बोले, औरत की जरूरत किसे नहीं मालूम होती। जो कहे कि मुझे नहीं होती तो समझो वह झूठ कहता है। एक पल रुककर वह आगे बोले, सच कहूँ, जब से तुम्हें यहाँ देखा है तब से यह जरूरत एक प्यास का रूप लेकर मन में व्याप्त हो गई है। क्यों ऐसी बातें करके अपने आप को परेशान करते हैं? मीना बोली, आप भी जानते हैं और मैं भी कि इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। फिर क्यों झूठी मृग तृष्णा में हम प्यासे हिरन की तरह रेगिस्तान की तपती रेत पर भटके? वह चुप हो गए। दोनों होटल में खाना खा रहे थे। खाने के बाद आइसक्रीम मंगाई गई। याद है मीना, क्वालिटी में हम लोग एक ही आइसक्रीम मंगाते थे और एक को ही दोनों बारी बारी से खाते थे। आप उन दिनों को क्यों बार बार बीच में ले आते हैं? मैं भी हाड़ मांस की बनी औरत हूँ। भले इस आइसक्रीम की तरह अपने आप को ठंडा रखे रहने की कोशिश करती हूँ, पर आदमी के होठों की तपिश तो इसे पिघला ही देगी। जयकांत, मेरे भीतर की औरत की परीक्षा मत लो। मैं उस परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। मेरी विनती मान लो और चुप हो जाओ। मीना सिर झुकाए बैठी रही, चुप, लजाती, सकुचाती सी। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।